हेलो एवरीवन, आई एम प्रतीक्षा। सो आज मैं आ गई हूँ आपको बताने वाली हूँ क्रोनिक केस के बारे में। हाउ टू राइट द क्रोनिक केसेस इन द प्रैक्टिकल बुक और एनीवेयर यू वांटेड टू टेक द क्रोनिक केसेस, हाउ विल यू टेक दिस ऑल आई विल टुडे गोइंग टू टेल यू हाउ टू राइट द क्रोनिक केसेस। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी डाटा लेते हैं। प्रीलिमिनरी डाटा में हम नेम, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह है पेशेंट का, वो सब कुछ लिखते हैं। फिर बाद में डेट ऑफ एडमिशन और कुछ पहले कभी विजिट दी क्या, उसकी डेट वगैरह, वो सब हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं प्रीलिमिनरी डाटा में। तो ये जो क्रोनिक केस रहता है वो ऑलरेडी हमें पता है कि क्रोनिक केस हमारा 4 वीक से ज़्यादा हुए हैं, तो वहाँ पर हम क्रोनिक केसेस लेते हैं। तो क्रोनिक केस में कैसा रहता है, हर एक बात, हर एक चीज़ डिटेल में लिखनी पड़ती है, और होम्योपैथी बोले तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखनी पड़ती है। तो इसमें हम पहले ये क्रोनिक केस में ये प्रीलिमिनरी डाटा वगैरह सब कुछ। तो अब इसके बाद हम देखेंगे चिप कंप्लेंट। चिप कंप्लेंट में क्या रहता है, तो पेशेंट के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स जो भी है वो उसके लैंग्वेज में हम लिखते हैं। तो चिप कंप्लेंट में हम क्रोनिक केसेस के इसमें हर एक बात, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डीपली पूछते हैं। हर एक सिम्टम्स का हम उसके कंप्लीट सिम्टम्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे उसका लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कॉमिटेंट, मोडालिटी, सब कुछ डिटेल में लिखते हैं। हर एक सिम्टम्स में मोडालिटीज क्या है, वो सब कुछ जो भी हमें पेक्यूलर लगता है वो हम हर एक सिम्टम्स के लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इस तरीके से उसका ऑनसेट वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ लिखते हैं। तो ये होने के बाद पास्ट हिस्ट्री लेते हैं इस डिसीज के रिलेटेड, या फिर उसके पहले कभी कोई डिसीज के रिलेटेड उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ हुआ है, कुछ प्रोसीजर हुए है, तो हम वो सब कुछ उसमें लिखते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम उसके सब कुछ जो भी जेनेटिकली जो भी ट्रांसफर हो सकते हैं वो डिसीज के रिलेटेड पूछेंगे, कुछ है क्या, कुछ माता पिता या फिर सिबलिंग्स को कुछ डिसीज वगैरह है क्या, उसके रिलेटेड उनका ऑपरेशन। ये सब हो गई फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के बाद हम ओबीजीवाई हिस्ट्री भी देखते हैं फॉर द फीमेल पेशेंट। तो उसमें हम उसका लास्ट मेंसेस कब आए थे, उसके पीरियड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे चल रही है, फ्लो कैसा है, उसके डेज कितने हैं, कितने डेज के लिए उसके मेंसेस रहते हैं, वो सब कुछ हम डिटेल में ओबीजीवाई हिस्ट्री भी उसमें। ड्रग की हिस्ट्री पूछे, कुछ डिसीज वगैरह है, बीपी वगैरह है, तो कोई टैबलेट्स वगैरह चल रही है या फिर कुछ एलोपैथिक टैबलेट्स चल रही है, तो वो सब कुछ हम उसमें लिखते हैं। ड्रग हिस्ट्री के बाद उसके एलर्जी की हिस्ट्री, कुछ उसे अब तक कुछ एलर्जी वगैरह कभी हुई है क्या, हुई तो किस बात की एलर्जी वगैरह है, कुछ वो भी सब कुछ हम उसमें डिटेल में लिखते हैं। और उसके बाद हम फिर से फिजिकल जर्नल लिखते हैं। फिजिकल जर्नल में एपेटाइट्स, डिजायर, एवर्जन, फिर बाद में स्लीप, यूरिन, पर्स्पिरेशंस, ड्रीम्स, स्लीप, सब कुछ लिखते हैं। और उसके बाद हम मेंटल जर्नल लिखते हैं। मेंटल्स में हम उसके पहले उसके साथ कुछ हुआ है क्या, उसके मेंटल्स मतलब कैसे चेंज हुए, वो हम पूरे पेशेंट की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके पूरे मेंटल्स लिखते हैं। उसके हम जो भी वे ऑफ बिहेवियर वगैरह उससे रिलेटेड अगर हमें कोई भी मेंटल्स उसमें कुछ प्रोमिनेंस दिखे तो वो हम पूरा डिटेल में उसमें लिखते हैं। फिर बाद में मेंटल्स के बाद लिखते हैं जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं पेलार, इडीमा, लिम्फेडिनोपैथी, इक्टेरस, साइनोसिस वगैरह कुछ ऑब्जर्व हो रहा है तो वहाँ पर हम टिक कर देते हैं, नहीं हुआ तो नहीं करते। तो इसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल उसका बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, और फिर बाद में उसका SpO2, फिर बाद में टेम्परेचर, सब उसमें नोट डाउन करेंगे। ये सब लिखने के बाद हम उसका सिस्टमिक एग्जामिनेशन लिखते हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन बहुत डिटेल में हम उसमें करते हैं, जिससे कि CVS भी करते हैं, चेस्ट से रिलेटेड स्टेटो के हेल्प से हम पूरा उसका चेकिंग वगैरह करते हैं। फिर बाद में वो इसमें लिखते हैं। फिर बाद में CNS, फिर बाद में रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करना। RS भी देखते हैं। RS के बाद हम लास्ट में पर एब्डोमेन देखते हैं, पालपेट करके वगैरह सब कुछ। और वहाँ पर भी हमें डिटेल में लिखना पड़ता है, जैसे वहाँ पर इंस्पेक्शन, फिर बाद में ऑस्कल्टेशन, परकशन, पालपेशन, ये सब कुछ डिटेल में। ये सब होने के बाद हम वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं। क्रोनिक केस में इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ डिटेल में लिखना पड़ता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन अगर हमने CBC लिखा तो CBC में क्या इंक्रीज होने की चांसेस लिखा वो भी लिखना पड़ता है। फिर बाद में CBC, USG, एब्डोमेन, कोई भी टेस्ट होगी जैसे थायराइड से रिलेटेड हो, वो सब कुछ। एक्सरे में क्या, कौन से साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कौन सा एक्सरे, कौन सा किस टाइप का एक्सरे चाहिए आपको, कौन। फिर बाद में अगर आपको कुछ भी कोई भी टेस्ट होगी तो उसे एकदम डिटेल में लिखना पड़ता है, नॉर्मल सिर्फ एक्सरे लिखकर चलता नहीं है। ओके। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद हम एनालिसिस और इवैल्यूएशन लिखते हैं। एनालिसिस में हमने ऑलरेडी देखा है, एनालिसिस में हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ द सिम्टम्स, कौन से टाइप का पूरे सिम्टम्स की लिस्ट लिखते हैं, जो भी हमें दिखे या जो भी हमें पेशेंट ने बताया वो पूरे सिम्टम्स की लिस्ट लिखते हैं, उसके अनुसार हम उसके टाइप्स लिखते हैं। ये वो एनालिसिस के बाद हम इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, वो सारे सिम्टम्स को एक ग्रेडिंग के फॉर्म में लिखते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट को 3 ग्रेड, सेकंड इंपॉर्टेंट को 2 ग्रेड, फिर बाद में सबसे कम इंपॉर्टेंट को 1 ग्रेड, इस तरीके से हम ग्रेडिंग देते हैं इवैल्यूएशन में। तो इस तरह हमने एनालिसिस और इवैल्यूएशन लिखकर खत्म कर दिया था। तो क्रोनिक केसेस में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, रिपर्टराइजेशन रहता है। रिपर्टराइजेशन हम क्रोनिक केसेस में करते थे। रिपर्टराइजेशन में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए रिपर्टराइजेशन के रिलेटेड, तो वो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम रिपर्टराइजेशन करेंगे, और रिपर्टराइजेशन करने के बाद कोई कॉलेज में बोलते, कोई कॉलेज में नहीं बोलते, उनके यहाँ पर ऑलरेडी रिपर्टोरियल शीट लिखी हुई रहती, तो उसके अनुसार वहाँ पर करने की जरूरत नहीं रहती, चिटकाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने नहीं किया होगा तो उसकी शीट हमें खुद से बनानी पड़ती, या फिर अगर सॉफ्टवेयर से किया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी शीट हमें चिटकानी पड़ती, और फिर बाद में उसके रूब्रिक्स की भी लिस्ट लिखनी पड़ती है उसमें। और इस तरीके से हम रिपर्टराइजेशन लिखते हैं। और रिपर्टराइजेशन के बाद हम माइजमेटिक बैकग्राउंड लिखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द क्रोनिक डिसीजेस। फिर बाद में माइजम सिलेक्शन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। उसके बाद में प्रोविजनल डायग्नोसिस की लिस्ट लिखते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस के बाद वहाँ पर क्वेश्चन मांगते थे। उसके बाद हम लास्ट में रेमेडी की सिलेक्शन की लिस्ट लिखते हैं। रेमेडी सिलेक्शन के बाद फिर रेमेडी सिलेक्शन करते हैं। फिर बाद में रेमेडी सिलेक्शन का हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। और उसके बाद हम पोटेंसी लिखते हैं, फाइनल पोटेंसी लिखते हैं। पोटेंसी के बाद हम प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में हमें पहले लिखना पड़ता है वहाँ पर रेमेडी का सिलेक्शन, जो भी रेमेडी सिलेक्ट की रेमेडी का नाम, फिर बाद में उसकी पोटेंसी, फिर बाद में उसके डोज, फिर बाद में उसका फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन वगैरह वो लिखना पड़ता। फिर बाद में SLBD वगैरह वो भी लिखते थे हम, SLBD, TDS हमारे अनुसार। फिर उसके बाद हम वहाँ पर फॉलोअप लिखते हैं।
फॉलोअप कितने दिनों के बाद करना है, कितने दिनों के बाद नहीं। फिर बाद में ये क्रोनिक केस ऑफकोर्स इसमें एडवाइस रहेगी, एडवाइस में रिस्ट्रिक्शन रहेगी, कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, कौन सा क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जो भी इस डिसीज के अनुसार उसके उसमें एडवाइस लिखा हुआ रहता और डिटेल में उसका फूड डाइट रेजिमेंट वगैरह भी लिखा हुआ रहता। ये लिखने के बाद ही वो पूरा केस खत्म होता है। तो इस तरीके से पूरा इस तरह हम पूरा क्रोनिक केस लिख लेते हैं। और ये क्रोनिक केस जो भी रहता है वो बहुत डिटेल में लेना पड़ता और ये सिर्फ प्रैक्टिकल बुक में लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसका फॉर्मेट लिख दिया है। हर एक डॉक्टर का, हर एक फिजिशियन का अलग अलग रहता है क्रोनिक केस लेने का फॉर्मेट वगैरह जो भी है, और उनके यहाँ पर पहले से ही छपा रहता है, हमें सिर्फ उसको टिक वगैरह करना पड़ता है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए था और आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा यू कैन आस्क मी डाउट, और तो अगली बार कुछ और वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय।